Okay, guys. So, very good afternoon. This session is called as Booster Series. Just I'll let you know, आपने बहुत मेहनत से रेगुलर बैच अटेंड किया है, आपने चैप्टर वाइज सारे रिविजन्स अटेंड करे हैं, आपने बेसिकली टेस्ट बहुत सारे टेस्ट दे दिए, फुल टेस्ट भी आपने दिया है. ओके, देन वी ऑल्सो पुट सम केस स्टडी सेशन इन द यूट्यूब. आपको डेडिकेटेड केस स्टडी सेशन मैंने डाला हुआ है, अमेंडमेंट मैंने ले लिया है. इसके अलावा आपने 3-4 रीडिंग्स तो कर लिया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज आप एग्जाम के ठीक 5 दिन पहले बैठे हैं. सो अब ये सीरीज है, दैट इज अ बूस्टर सीरीज. ये सीरीज क्यों है, मैं रिपीट कर रहा हूं. रेगुलर रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन, फिर पार्ट बी और सी का मैराथन, उसके बाद अपने 6 टेस्ट सीरीज 4 चैप्टर का दिया है, फुल टेस्ट सीरीज आपने लिखा है, चेक करके रिटर्न किया है. उसके बाद आपको केस स्टडीज, डेडिकेटेड केस स्टडीज का सेशन मैंने डाला है, अमेंडमेंट सीरीज मैंने डाल दिया है. अब आ रहा है बूस्टर सीरीज. ये सीरीज बूस्टर सीरीज क्यों है, वाई वी आर कमिंग विद दिस बूस्टर सीरीज, इसका क्या फायदा होगा. बूस्ट करना मतलब पुश यू, जस्ट आखिरी ओवर्स है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, प्लस एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट पढ़ने के लिए ये बूस्टर सीरीज है, जहां पर आज डे 1 है अभी. ओके, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे चैप्टर 1 to 5 है, हर चैप्टर से 5 कंटेंट पढ़ लेंगे एट वेरी फास्ट, एट वेरी ग्लांस, शायद 1 आवर हाफ एन आवर में भी हो जाए, और आपको हर चैप्टर का एट अ ग्लांस हो जाए, तो आपका चैप्टर आपका बूस्ट अप हो जाएगा, योर कॉन्फिडेंस विल कम अप. जब पूरे बूस्टर सीरीज आप अटेंड कर लोगे, हर चैप्टर का एक क्रक्स आपका देखे हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो द मोटिव इज जस्ट टू बूस्ट यू अप, कीप द कॉन्फिडेंस, क्योंकि फाइनल लेवल का एग्जाम है. आई नो इट्स अ वेरी बिग एग्जाम, और पहला पेपर आपका बहुत अच्छा जाना जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट कि आपका ये जो आफ्टरनून टाइम है ये हम यूटिलाइज करेंगे, और कमिंग 1 आवर में हम आपको हेल्प आउट करेंगे कुछ कंटेंट को कवर करने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द बूस्टर सीरीज विच आई एम बीइंग डिस्कसिंग. ओके, सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट. पुट इन द कमेंट सेक्शन कि आप तैयार हो, हाँ या ना. यस, वीडियो कैमरा थोड़ा ब्लर है, मैं समझ रहा हूं. यस, लेट मी चेक, लेट मी चेक. हाँ, अब थोड़ा क्लियर आ गया बूस्टर से. सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. हाँ, डोंट वरी, आगे के 4-5 दिन में आपके साथ डेली बेसिस पर मैं कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, हम मिलते जाएंगे, कुछ ना कुछ करते जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस बूस्टर सीरीज. लेट अस स्टार्ट जल्दी से. ओके, सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3 या चैप्टर 4, दैट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स थ्रू बोर्ड, और बोर्ड गवर्नेंस थ्रू एसएस. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS1 पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. सबसे पहले मैं पूछूंगा, हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपको पूछते हैं राइट अबाउट बैकग्राउंड ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, या आपको पूछते हैं व्हाई देयर इज अ नीड एंड बेनिफिट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, या आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आया क्यों है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के पीछे मोटिव क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्यों लाया गया. तो जनरली आपको एग्जीक्यूटिव का आंसर लिखना है, और एसएस का मीनिंग लिखना है, एसएस का बैकग्राउंड लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है. सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वांट टू अचीव गुड गवर्नेंस, इट इज कोडिफाइड रिटर्न गवर्नेंस, इट इज कोडिफाइड फॉर गुड गवर्नेंस. ठीक है, दूसरा, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस हो रहे हैं बोर्ड मीटिंग को लेकर. अगर एसएस नहीं होता, तो एसएस नहीं होने की वजह से अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रैक्टिसेस, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, हम उनको स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं. ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं. सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल है कि डायरेक्टर बोल रहा है मीटिंग बुलाओ, चेयरमैन बोल रहा है मीटिंग मत बुलाओ, सीएस कंफ्यूज है क्या करे, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होना चाहिए. ठीक है, डायरेक्टर बोल रहा है अर्जेंट मीटिंग बुलाओ, 7 दिन का नोटिस नहीं चाहिए, और चेयरमैन मतलब शॉर्टर नोटिस में, तो क्या करना है. सो एक सीएस जो है उसके पास एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, हार्मोनाइज प्रैक्टिस होना चाहिए, गुड गवर्नेंस डेवलप होगा अगर हर सीएस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेगा, एंड कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होगा. तो व्हाट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड. ठीक है, मतलब मैं आपसे बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ, मैं आपको बिल्कुल भी आपको बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन पे ध्यान ही मत दीजिए, आप पूरा फोकस करिए. आप क्या कर लेना, आपको नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जो करने करिए. ठीक है, लगभग 1 आवर 15 मिनट्स में हम खत्म करेंगे, और आपको ये कंटेंट आपको बुक में जाके फिर टिक लगा देना है. ठीक है, सो व्हाट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, कोडिफाइड सेट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस विच इज
हार्मोनाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस को हम स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, हार्मोनाइज करना चाह रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर बेटर डेवलप होगा, प्लस गवर्नेंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। सो वी इट इज अ कोडिफाइड सेट ऑफ गुड गवर्नेंस, codified written set of good governance. Second, harmonize diverse practices. Third, play a very important role in developing a corporate culture and good governance. पर sir, what is the background? Secretarial standard आया क्यों है? ये वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअली जनरल नॉलेज बेस है। तो ये मैंने आपको एक क्रक्स लाके रख दिया है कि आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्यों चाहिए। ये एक नया कंटेंट आपको मिल सकता है, या आपने उसको बेसिकली जस्ट रीड किया होगा, याद नहीं होगा। लेट मी टेक व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। वेट 1 मिनट। बैकग्राउंड ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। हाँ 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 हाँ, मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में ये सब लिखना है। 1 मिनट, जो बैकग्राउंड बोल रहा हूँ वो पूरा लिखेंगे हम। ओके, सो बैकग्राउंड, ये एग्जीक्यूटिव बेस आपको थोड़ा सा याद भी रखना है, अपने मन से भी लिखना है। बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड मीटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड मीटिंग। आज बोर्ड मीटिंग पे क्रूशियल डिसीजन लिया जाता है। एक कंपनी की पूरी स्ट्रेटेजी, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का पूरा फ्यूचर बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है। साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होता है, शायद ज्यादा भी हो सकता है। सो क्या बोर्ड मीटिंग में लगभग 4-5 आवर्स की बोर्ड मीटिंग है, 4 बोर्ड मीटिंग मतलब 20 आवर्स का बोर्ड मीटिंग है। 20 आवर्स में कंपनी का पूरा फ्यूचर प्लान हो रहा है। तो इट इज अ वेरी क्रूशियल बोर्ड मीटिंग सही ढंग से कंडक्ट हो। और बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है वो एक्ट में लिखा है, लाइक 173, सेक्शन 173। सो हाउ टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, इट शुड बी विद इन द एक्ट, बट एक्ट इज वेरी एम्बिगुअस। एक्ट में बहुत सारी चीजें क्लेरिफाइड नहीं है, ठीक है। एक्ट में बहुत सारी चीजें साइलेंट है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस नहीं है। सो देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी एंड कंफ्यूजन इन दी एक्ट, कंपनीज एक्ट। सो ये एम्बिग्विटी क्लियर करने का काम है ऑफ द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। एम्बिग्विटी क्लियर करने का काम है ऑफ द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हेल्प टू प्रोवाइड क्लैरिटी and establish standardize to harmonize the diverse practices. Very clear guys. So अब यहां देखो, आपको समझना है कि जो डाइवर्स प्रैक्टिसेस है वो हम कहीं ना कहीं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के माध्यम से, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। लेट मी चेक मेरा कैमरा, एक सेकेंड। हाँ, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ओके, उसके बाद में समझना मेरी बात, मैं अभी आपकी क्वेरीज नहीं ले सकता, आपको सिर्फ सुनना है, वन साइडेड लिसनिंग करना है, ठीक है। सो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ये एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन, डाइवर्स प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करेगा। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है। जैसे एग्जांपल है, शॉर्टर नोटिस दिया। शॉर्टर नोटिस, वैसे नोटिस कितने दिन होता है, 7 डेज, बट आपको क्या 2-3 दिन का भी नोटिस दे सकते हैं, यस। बट उसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट रहना चाहिए, या उधर बोला गया मेजोरिटी डायरेक्टर और चेयरमैन एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद कुछ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन आप पास कर सकते हो। अच्छा, कुछ चीजें एजेंडा में नहीं था, वो आप टॉपिक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आएगा, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट। तो आपको बहुत सारी बोर्ड मीटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आपको स्टैंडर्डाइज भी करके दे रहा है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, आपको सबको मीटिंग में आना नहीं, घर से ही वोट कर लेना है। सेकंड, अगर मैं बात कर रहा हूं, शॉर्टर नोटिस आप दे सकते हो। थर्ड, मैंने क्या बात किया, जो चीज एजेंडा में नहीं था वो चीज अब एजेंडा में भी कवर करेंगे। अब उसके बाद जिससे क्या होगा बेनिफिट, ये बेनिफिट प्रॉपर बोर्ड प्रोसेस, रिलायबल बोर्ड प्रोसेस कंडक्ट होगा, जो कंपनी का भी बेनिफिट सोचेगा और स्टेक होल्डर का भी बेनिफिट सोचेगा। एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आर formulated by ICSI. ICSI is not a law making body, but ICSI बनाएगा और गवर्नमेंट उसको रेटिफाई करेगा, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा। सर, कंपनीज एक्ट कुछ अलग बोल रहा है और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कुछ अलग बोल रहा है। ऑब्वियसली कौन प्रिवेल करेगा, एक्ट विल प्रिवेल ओवर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। एक्ट, MOA, AOA, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, समझो मेरी बात। सो जिसमें एक्ट कुछ अलग बोल रहा है, स्टैंडर्ड कुछ अलग बोल रहा है, यू नीड टू प्रैक्टिस एक्ट एंड नॉट द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। करेक्ट गाइस? प्लस
ओवरऑल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की है। और जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, उस केस में जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन है या कंपनी का अपॉइंटेड पर्सन है, ठीक है, डायरेक्टर या एनी अदर की मैनेजरल पर्सन और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, what is the background of secretarial standard, write the importance of secretarial standard, why there is a need to implement secretarial standard, why secretarial standard is very much important, ये सारी बातें आप लिख कर आएंगे। yes, आपको 118 भी लिख कर आएंगे। वेरी क्लियर। मैं 118 वाला भी पार्ट बता रहा हूं। देखो, पहले सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कंपनी की पॉलिसी बनती है बोर्ड मीटिंग में, और कंपनी के ऑपरेशंस प्लान होते हैं, और बोर्ड मीटिंग के बारे में एक्ट में लिखा गया तो आपको एडर करना है। बट एक्ट इज एम्बिगुअस, एक्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर्ड नहीं है। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विल हेल्प टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। उसके बाद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इज प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? फ्रीडम दे रहा है, शॉर्टर नोटिस दिया तो भी मीटिंग हो सकता है, ठीक है। एजेंडा में जो चीज कवर्ड नहीं है वो भी आप बाद में उस मीटिंग में कवर कर सकते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन। थर्ड, करेक्ट रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। फिर उसके बाद रिलायबल बोर्ड प्रोसेस डिफाइन होगा। आईसीएसआई ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करता है। अगर एक्ट और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ठीक है, कोरिलेटेड होनी चाहिए, बट एक्ट कुछ अलग बोल रहा है, एसएस कुछ अलग बोल रहा है, फॉलो द एक्ट एंड नॉट द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। ओवरऑल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। करेक्ट गाइस, ठीक है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएस। इफ देयर इज नो सीएस देन एनी डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो दिस इज देयर। आप ये भी लिखोगे कि 118, जैसे 118 के बारे में आप लिखोगे व्हाट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। अब देखो 118 में हर कंपनी को एसएस फॉलो करना है। आईसीएसआई इशू करेगा और अप्रूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने SS1 SS2 को अप्रूव किया है, ठीक है, जिसमें SS1 1 जुलाई 2015 से इफेक्टिव है और 2017 में रिवाइज हुआ था। 1 अक्टूबर 17 में ये कहीं ना कहीं इसको रिवाइज गाइडलाइंस हैज बीन इशूड। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड, मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ SS। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज अबाउट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। ये हो गया आपका एक टॉपिक जो मैंने सोचा था, बैकग्राउंड ऑफ SS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप रूल नंबर 3 ऑफ MBP रूल्स याद रखेंगे। रूल नंबर 3 इज इन व्हाट रिगार्ड्स? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, रूल नंबर 3 इज इन व्हाट रिगार्ड्स? अरे तुषार सर क्या हाल है? यस, रूल नंबर 3 मैंने आपको ये एक टॉपिक पढ़ा दिया, बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ SS। अब रूल नंबर 3 में पढ़ाने जा रहा हूं। रूल नंबर 3 ऑफ MBP रूल्स, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स। इसमें किस संबंध में रूल नंबर 3 दिया गया है बताइए। आई एम वेटिंग, मैं जब तक रूल नंबर 3 ओपन कर रहा हूं। रूल नंबर 3 ऑफ MBP रूल्स। यस, ऐश्वर्या प्रभु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सबसे टॉप टॉपिक है जहां पर पास पेपर में भी क्वेश्चन आ गया। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड मीटिंग रख रहे हो, सो क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है? रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 में क्या बोला गया है? सबसे पहले मैंने पॉइंटर बना के रखे आपके लिए, शॉर्ट पॉइंटर बना के रखे जो आपको थोड़ा आसान करेगा। रूल 3 ऑफ MBP रूल्स। ओके, तो इसमें क्या क्या बातें पहले मैं बता रहा हूं, फिर मैं रीड आउट करूंगा। पहली बात, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्टर्बिंग ना हो, प्रॉपर हो, ये सारी अरेंजमेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी को सारे सॉफ्टवेयर, कंपनी को सारे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर, ये सारी चीज अरेंज करना है कंपनी को। बट उस मीटिंग में केयर करने का काम, रीजनेबल केयर, ड्यू एंड रीजनेबल केयर करने का काम किसका रहेगा? ठीक है, ड्यू एंड रीजनेबल केयर करने का काम रहेगा दैट इज ऑफ चेयरमैन और CS। वो मीटिंग प्रॉपर कंडक्ट हो रही है, मीटिंग की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, मीटिंग में अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा है, मीटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है, मीटिंग की, अरे यार अंबानी क्या बात करे बोर्ड मीटिंग में, ये लीक हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो वो बोर्ड मीटिंग की बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसको प्रॉपर स्टोर करके रखना, अनऑथराइज एक्सेस ना हो, इंटीग्रिटी हो, सिक्योरिटी हो, ये सारा केयर करने का काम चेयरमैन और CS का है। फिर तीसरी बात, जब भी आप बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे रहे हो
तो उस नोटिस में मेंशन करो। देखो, एक होता है अरेंजमेंट, एक होता है केयर, एक होता है नोटिस। अरेंजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, केयर करने का काम चेयरमैन और सीएस का है। केयर अबाउट व्हाट? इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग, ये सब रीजनेबल केयर आपको करना है। उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूंगा नोटिस, तो नोटिस अगर बोर्ड मीटिंग में नोटिस आ रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या बात आ रही है? आपको डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना है कि अगर वो चाहे देयर इज एन ऑप्शन टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और कोई भी डायरेक्टर अगर अटेंड करना चाह रहा है तो उसने प्रायर इंटीमेशन देना है कि भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड कर रहा हूं, जिससे हम सुटेबल अरेंजमेंट करेंगे। अब मीटिंग में क्या होगा? चेयरमैन रोल कॉल लेगा, रामलाल प्रेजेंट, श्यामलाल प्रेजेंट। तो रोल कॉल के दौरान जो भी डायरेक्टर ऑनलाइन अटेंड कर रहा है उसको अपना नाम बताना है, उसको बेसिकली अपना लोकेशन बताना है, उसको बताना है कि मुझे सारी बातें, सारे फैक्ट्स, पेपर्स मिल गए और मेरे अलावा कोई भी और अटेंड नहीं कर रहा है, ये बात कंफर्म कर रहा है। ये हो गया आपका रोल कॉल। रोल कॉल हो गया। अब चेयरमैन का काम है सब डायरेक्टर का रोल कॉल लेने के बाद कोरम को वेरीफाई करना, प्लस जो लोग, ठीक है, कोरम को वेरीफाई करना। और डायरेक्टर के अलावा कोई और उधर इन्विटी बैठा है, एक्सपर्ट ओपिनियन, सीएस, सीएम है, आर्किटेक्चर, तो उनके बारे में उनको एड्रेस करना कि वी हैव अ गेस्ट इन द मीटिंग जो हमें एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले, इनका नाम ये है। तो डायरेक्टर को एक काम, चेयरमैन को एक काम करना पड़ेगा। देखो, पहला अरेंजमेंट कौन करेगा? कंपनी। सेकंड if I'm talking about, ठीक है, that is basically reasonable care, ये कौन करेगा? चेयरमैन और सीएस। थर्ड, नोटिस में ऑप्शन अवेलेबल है ये बताना पड़ेगा। नोटिस के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन क्या, प्रायर इंटीमेशन भी देना पड़ेगा डायरेक्टर को। और डायरेक्टर चाहे तो एडवांस में सारी मीटिंग का प्रायर इंटीमेशन दे सकता है कि मैं साल भर मीटिंग, 2 साल मीटिंग मैं ऑनलाइन ही करूंगा, बट वो डिक्लेरेशन 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। थर्ड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको रोल कॉल करना है, अटेंडेंस लेना है। चेयरमैन जब ऑनलाइन वालों का रोल कॉल ले रहा है, उस बंदे ने अपना नाम, लोकेशन के मुझे सारी बातें मिल चुकी है, सारे फैक्ट्स मिल चुके हैं एंड मेरे अलावा कोई और मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा डायरेक्टर के अलावा कोई और प्रेजेंट है, उसकी जानकारी बोर्ड मीटिंग में देनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस कोरम प्रेजेंट है कि नहीं, चेयरमैन को वेरीफाई करना पड़ेगा। 6, जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहा है, इट इज अज्यूम दैट, it is deemed that they are attending the meeting at the place, venue पर ही अटेंड कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम किया जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में हाँ, ये ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, अटेंड ऑनलाइन ही किया जा रहा है, ओके। उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स वो लोकेशन पर अवेलेबल है। किसी को भी बात करना है तो एक साथ बातें नहीं करना है, पहले बोलेगा आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू कीप माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब भी कोई भी बात रखना चाह रहे हो, कुछ लोग ऑनलाइन है, कुछ लोग ऑफलाइन है, तो दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, तो एक साथ बात नहीं करना है, आपको रेज हैंड करना है, खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आई वांट टू टेल, एंड देन आप बात करोगे। उसके बाद अगर कोई भी मोशन है जो ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, कोई डिसीजन पर आधे लोग अलग बोल रहे हैं, आधे लोग अलग बोल रहे हैं, चेयरमैन का काम है वोटिंग करवाना, ऑनलाइन वाले भी वोट करेंगे, वोटिंग कंडक्ट कराना। उसके बाद में करेक्ट, यहां पर स्ट्रेट बात है, अनाउंस द समरी, हर एक एजेंडा का डिस्कशन हो गया, 1-2 घंटे से हम बात कर रहे हैं, उस एजेंडा की समरी आपको देनी पड़ेगी। प्लस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर आपको मिनट्स में 15 डेज में एंटर करना है, सर्कुलेट करना है, और 30 डेज में मिनट्स में फाइनलाइज करना है। ये सारी बातें एमबीपी रूल नंबर 3 में बोला गया है। सो दिस इज रूल नंबर 3, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें मैंने कवर अप कर दी है, करेक्ट। अब मिनट्स को लेकर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है? मिनट्स को लेकर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है? लेट अस कम टू द मिनट्स। मैंने इसके समरी नोट्स बना के रखे। मिनट्स को लेकर, मिनट्स देखो, एसएस में 9 पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट मिनट्स एंड पैराग्राफ 8 इज टॉकिंग अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स। मिनट्स कितने ईयर्स के लिए प्रिजर्व होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए, जब तक मैं मिनट्स ढूंढ रहा हूं। मिनट्स कितने ईयर्स के लिए प्रिजर्व होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ 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 हाँ। मिनट्स विल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। सानिया, आपने 3 इयर्स एलओडीआर रेगुलेशन बता दिया है, परमानेंटली प्रिजर्व होता है मिनट्स। एंड मिनट्स के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होता है, तो पैराग्राफ नंबर 8 पर मैं आ रहा हूं।
दैट इज अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 8 पर मैं आ रहा हूं, वेट करिए। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स, so minutes is preserved permanently. Supporting documents of the minutes are preserved for 8 years and minutes will be in the custody of CS. Minutes will be in the custody of CS. Are you understanding this? Preservation of minutes, ये देखो, minutes are physically can be physical mode or electronic mode, will be preserved permanently. Any notice, agenda and notes to agenda will be preserved for 8 years and it will be in the custody of CS. Are you understanding? So ये हो गया आपका minutes के बारे में। अब minutes, preservation minutes के बारे में। अब पैराग्राफ 7 पर हम आएंगे। पैराग्राफ 7 पर अब क्या क्या बातें हो रही है? सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स। मिनट्स आपको हर मीटिंग का अलग मिनट बुक रखना है। दूसरा, आपको हर मिनट्स बुक रिकॉर्ड करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हो, फिजिकल मोड में रख सकते हो। हर एक पेज पे एक नंबरिंग होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टिक की लगाना, चिपकाना, ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपने लूजली फॉर्म में रखा है तो एवरी 3 इयर्स में उसको कंपाउंड ये बाइंडिंग करना है और मिनट्स बुक रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा। ये 7.1 की बात कर रहे हैं। मिनट्स बुक रिकॉर्ड करना है, अलग अलग मिनट्स बुक रखना है। मोड कुछ भी चलेगा, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक मोड। हर एक पेज पे कंसेक्यूटिव नंबरिंग रहेगा। कोई भी पेस्टिंग, स्टिकिंग, अटैचिंग, ऑल्टरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर लूजली फॉर्म में तो आपको बाइंडिंग करना है और रजिस्टर्ड ऑफिस पर आप मिनट्स बुक रखेंगे। ठीक है, मिनट्स के कंटेंट क्या रहेंगे? जनरल कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट। जनरल कंटेंट में मीटिंग नंबर, डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, डायरेक्टर प्रेजेंट। ठीक है, वेदर फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये होगा आपका जनरल कंटेंट। मीटिंग का डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, मीटिंग नंबर एंड डायरेक्टर प्रेजेंट विच मोड करे। बट इसके बाद में ऑल्सो स्पेसिफिक कंटेंट में कौन सा डायरेक्टर प्रेजेंट है, कहां से प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट है क्या क्या, कौन इलेक्ट्रॉनिक मोड की है तो उसका लोकेशन क्या है, सीएस कौन प्रेजेंट है, इनवीटी कौन प्रेजेंट है, कोरम प्रेजेंट है क्या नहीं है। ठीक है, अगर चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है तो उसका अपॉइंटमेंट बताना है आपको। लीव ऑफ एब्सेंस के बारे में बताना है। प्रीसीडिंग मीटिंग में क्या क्या हो गया उस पर डिक्टेट करना है। कमिटी मीटिंग पे क्या क्या हो गया वो बात करना है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ है तो वो बताना है। ठीक है, प्लस ठीक है, कोई कौन सा डायरेक्टर पार्ट ऑफ द मीटिंग में था, रिमेनिंग पार्ट पे नहीं था, वो बताना है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्या रेटिफाई किया वो बताना है और मीटिंग कब कमेंस हुआ बताना है। 7.2 7.3 कौन मीटिंग का रिकॉर्डिंग कैसा करना है, डिटेल रिकॉर्डिंग, फेयर और करेक्ट समरी, फेयर एंड करेक्ट समरी। गाइस मैं फास्टर बताते जा रहा हूं, मैं तो डेप्थ में नहीं बात कर सकता हूं। ओके, फेयर एंड करेक्ट समरी, क्लियर लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज में चाहिए। क्लियर लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज में चाहिए। अच्छा, मिनट्स आपको 15 डेज में सर्कुलेट करना है, 30 डेज में एंटर करना है। साइन कौन करेगा? चेयरमैन हर पेज पे करेगा। लास्ट पेज पे चेयरमैन साइन, डेट, प्लेस लिखेगा। एंड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स कैन बी एनी डायरेक्टर, दे कैन आल्सो डिमांड दी एक्सट्रैक्ट्स। तो 7.1 7.2 से लेकर 7.7 तक आपको मिनट्स याद रखना है। इज दैट वेरी क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका मिनट्स का टॉपिक खत्म। हमने इस चैप्टर के 3 टॉपिक ले लिए। ओके, तो 3 टॉपिक फास्ट हम जा रहे हैं एट अ ग्लांस। ठीक है, जहां पे मैंने मिनट्स कवर किया है। व्हाट इज रेगुलेशन नंबर, रूल नंबर नहीं, रेगुलेशन नंबर 29, रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 29 के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, ये आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, बताइए व्हाट इज रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, किस संबंध में? कमेंट सेक्शन में डालिए फास्टर। यार देखो, आप किसी के शादी में खाना खाने जाते हो, खाना खा के निकल जाते हो या उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोल के चले जाते हो? ऑब्वियसली मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़े से सोबर जेंटल मैन एंड वुमन है। सो आप खाना भी खाओगे और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर जाओगे, क्या डायरेक्ट खाना खा के जाओगे? सो हमारे लिए जो होता है ना, जब हमने कोई लेक्चर रखा है, उस लेक्चर में आप सिर्फ आकर अटेंड करके जाना नहीं, आपका लाइक बटन हमारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। ये ऐसा नहीं यार, थोड़ा एटिकेट्स रखो। हाँ, यस, प्रायर इंटीमेशन शुड बी गिवन टू सेबी। कोई भी बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक को लेकर आपको सेबी को प्रायर इंटीमेशन देना है। 2 वर्किंग डेज पहले सेबी को इंटीमेट करना है कि देखो हम बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं और उस बोर्ड मीटिंग में हम ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कौन से एजेंडा को लेकर आपको प्रायर इंटीमेशन देना है, कौन से एजेंडा को लेकर आपको प्रायर इंटीमेशन देना है। दैट इज रेगुलेशन नंबर 29, दैट इज रेगुलेशन नंबर 29। ये देखो, प्रायर इंटीमेशन शुड बी गिवन, प्रायर इंटीमेशन शुड बी गिवन at least 2 working days of the board meeting excluding the date of meeting and date of filing। 2 clear days है। 2 working days मतलब
2 दिन एडवांस तो देना ही देना है, जिस दिन दे रहे वो भी छोड़ दो और जिस दिन मीटिंग है वो भी छोड़ दो, 2 डेज का वर्किंग डेज का गैप होना चाहिए। जब आप कोई फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, बायबैक के लिए मीटिंग है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग की मीटिंग है, फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, बोनस शेयर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब करने जा रहे हैं, तो आपको इंटीमेशन देना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 29, आर यू गेटिंग इट? रेगुलेशन नंबर 29। मैं भूत दिख रहा हूं? हाँ, आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। रेगुलेशन नंबर 29 खत्म हो गया। सो प्रायर इंटीमेशन नीड टू बी गिवन। लास्ट पार्ट में लूंगा, मैंने बैकग्राउंड ऑफ एसएस लिया, रूल 3 लिया, रेगुलेशन 29 लिया, और मिनट्स को लेकर एसएस में मैंने बात करी है। अब मैं और एक पार्ट लेना चाहूंगा। मुझे बताइए, पहली बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या क्या एजेंडास आपको लेना पड़ता है, ये कहां पे लिखा है? पहली बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस होता है, ये कहां पे लिखा है बताइए, वेर इट इज रिटन? पहली बोर्ड मीटिंग में पहली बोर्ड मीटिंग में क्या क्या एजेंडास कवर होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, कहां लिखा है? टेल मी वेर इट इज रिटन, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, एनेक्चर बी, वेरी स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट। डर लगेगा, हर एक को डर लगता है, बस एग्जाम देते रहना। आई नो, आई नीड नॉट टॉक अबाउट दैट, अब हम एंड में बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपका डर बाहर निकालेंगे। बट एनेक्चर बी में लिखा है कि पहली बोर्ड मीटिंग में क्या क्या टॉपिक्स कवर किया जाता है। इसको कैसे याद करना है? पहली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होती है? विद इन 30 डेज ऑफ इंकॉर्पोरेशन। तो पहले सबकी अपॉइंटमेंट होगी, ऑर्डर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, चेयरमैन अपॉइंटमेंट, समझ आए मेरी बात? ऑडिटर अपॉइंटमेंट, की मैनेजर पर्सन अपॉइंटमेंट, बैंकर अपॉइंटमेंट, बैंक अकाउंट खुलना है, 4-5 चीज, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, की मैनेजर पर्सन अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, चेयरमैन अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये सब अपॉइंटमेंट हो गए, 5 अपॉइंटमेंट, बैंकर अपॉइंटमेंट 5 हो गए। इसके बाद आप क्या करोगे? कंफर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, एमओए एंड एओए, ये हो गया आपका मेन बेसिक डॉक्यूमेंट, कंपनी बनाने के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नोटिंग करना कि ये अप्रूव हो गया। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी बनाने से पहले के जो एक्सपेंस है उसको रेटिफाई करना है, ये कहा सकता है। शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करना, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, ये कहा सकता है, करे। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, ठीक है, ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ऑफ द ऑडिटर एंड बैंकर अपॉइंटमेंट। देखो, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, और देन ठीक है की मैनेजर पर्सन अपॉइंटमेंट, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस अपॉइंट करना, एमओए, एओए, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ratifying preliminary expense and appointment of key managerial person. So guys, इस चैप्टर को हमने पढ़ा। इस चैप्टर में से हमने कितनी बातें ले ली है? वी हैव टेकन अराउंड 5 टॉपिक्स। विच 5 टॉपिक्स? एनेक्स्चर, ये देखो, इस चैप्टर में से हमने 5 बातें ले ली है, एनेक्स्चर भी। ओके, सो ये देखो, सबसे पहले हमने एसएस का हमने कवरेज ले लिया, रेगुलेशन 29 हमने कवर कर दिया है, रूल 3 ऑफ एमबीपी रूल्स कवर किया, बैकग्राउंड एंड नीड ऑफ एसएस कवर किया है, एनेक्स्चर बी कवर किया है। तो ये चैप्टर में से 5 टॉपिक मैंने कवर किया। लेट अस नाउ जंप टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 के मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। लेट अस कम टू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 इज अबाउट गवर्नेंस, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए, मैंने कुछ 5 टॉपिक सिलेक्ट करके रखे। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं भी डायरेक्ट आया, बट कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली गवर्नेंस का रिस्क क्या होता है पूछ लिया, रिस्क मैनेजमेंट, तो गवर्नेंस का मीनिंग लिख के आना है। अगर आपको अलग अलग जगह पर गवर्नेंस का टॉपिक आएगा तो आपको व्हाट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तो मालूम ही होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात याद रखना है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, गुड डायरेक्शन,
कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, सिर्फ करने के लिए नहीं, इन ट्रू सेंस आप कंप्लायंस पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आप डीडी पढ़ते हो। उसके बाद एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, एंड में हमें क्या अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डू यू रिमेंबर एंड ऑफ द डे ईएसजी का गोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, सब लोग को ग्रो करें, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, एथिकल काम करे, कंप्लायंस करे एंड बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब गुड गवर्नेंस, जो चैप्टर 1 to 8 में, कंप्लायंस आप पूरा डीडी पढ़ते हो, एथिक्स चैप्टर 11 में पढ़ते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ईएनएस एनवायरमेंट सोशल पे काम करते हो, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका एंड गोल है। वेरी वेरी क्लियर, रिपीटिंग अगेन। सबसे पहले पॉइंट 1, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, compliance of law in true letter and spirit, adherence to ethical standard, distribution of wealth, discharge and achieving sustainable development। कौन से वर्ड याद रखेंगे? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के गुड वे ऑफ रनिंग द कंपनी। सेकेंड, कंप्लायंस इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, कानून का पालन करना, एथिकल प्रैक्टिसेस, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, करेक्ट, एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, compliance of law in true letter and spirit, adhering to ethical standards, then distribution of wealth and social responsibility, sustainable development। क्या ये सारी बातें कोई ना कोई चैप्टर में हमने पढ़ा है? Is it right? See, और एक मीनिंग दिया गया है by Robert Trinker, corporate governance is nothing but ethics, correct, then corporate issues faced by the board level की जो discussions है, top level management की जो discussions है, how they are managing the relationship with the owners and others, स्टेक होल्डर, कैसे टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है, कैसे टॉप मैनेजमेंट शेयर होल्डर को बैलेंस कर रहा है, कैसे टॉप मैनेजमेंट स्टेक होल्डर को बैलेंस कर रहा है और एथिकली बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अगर ये कर रहा है वो गवर्नेंस माना जाएगा। सो एंड ऑफ द डे गवर्नेंस इज अ वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट। गवर्नेंस में बहुत सारी बातें होती है, पूरा ईएसजी में पूरा गवर्नेंस है, ठीक है, इज अ वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट। इट इज कंपनी एज वेल सोशल, दोनों को लेकर चलना। इट इज क्रिएटिंग अ एथिकल एनवायरनमेंट। इट इज करेक्ट, इवन इफ लॉ में कुछ नहीं लिखा है, आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज लॉ में नहीं लिखी होगी, एवरीथिंग द लॉ कैन नॉट गवर्न, तो लॉ तो इधर करोगे, बट लॉ में जब चीज साइलेंट है यू विल रेफर टू एथिक्स। देन इट इज mere legislation does not ensure good governance। सिर्फ लॉ से गवर्नेंस नहीं होगा, आपको खुद होकर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रोमोटिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, वैल्यू एडिशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू एडिशन करना, प्लस ट्रांसपेरेंसी रखना, दैट इज डिस्क्लोजर्स, प्लस सारे स्टेक होल्डर के लिए कहीं ना कहीं काम करना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर लाइक एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स। ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे सो गुड गवर्नेंस माना जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, कवर सोशल एस्पेक्ट एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, करेक्ट। इट इज मोर ऑफ मॉरल्स एंड एथिकल एनवायरमेंट। एवरीथिंग इज नॉट रिटन इन लॉ। लॉ में एक लिमिटेशन है, जैसे आप बेंच के ऊपर पैर नहीं रख सकते, ये लॉ में नहीं लिखा है, बट आपके मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यू बोलता है कि आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। सो आपको शब्दों में लिहाज रखना चाहिए, याद रखना, करेक्ट। सो आप कहीं ना कहीं एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट है, आप हर चीज लॉ में गुड गवर्नेंस नहीं आ सकता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वैल्यू एडिशन करना, सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं, स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएशन करना, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर, ये सारा काम करोगे तब जाकर गुड गवर्नेंस अचीव किया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? Are you getting it? So what is governance? Second, sir, how did governance evolve over a period of time? How did corporate governance evolve over a period of time? क्या क्या लिखोगे इसमें बताइए? How did corporate governance evolve over a period of time? बताइए। आप इधर लिखोगे एजेंसी थियरी, याद रहा है, एजेंसी थियरी, शेयर होल्डर थियरी, स्टेक होल्डर थियरी, स्टीवर्डशिप थियरी। सर एजेंसी थियरी में क्या था कि देखो ओनर्स जो है, ओनर का अपना गोल है, ओनर ने क्या करा, शेयर होल्डर ने क्या किया, डायरेक्टर को अपॉइंट किया अपने गोल को अचीव करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए। ओनर के पास टाइम नहीं है ना एक्सपर्टीज है, ओनर ने एज अ एजेंट आपको अपॉइंट किया डायरेक्टर को। जो गवर्नेंस के लोग हैं वो जो भी ओनर बोलेंगे वो काम करेंगे। एजेंसी थियरी इज लाइक whatever directors are, they are the agent
एंड द शेयर होल्डर आर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अपना ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो गोल अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर पर है। डायरेक्टर सिर्फ शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी और के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो भी डायरेक्ट शेयर होल्डर बोलेंगे वो डायरेक्टर को करना पड़ेगा। विच थियरी? दैट इज एजेंसी थियरी। ओके, सो देखो, मैनेजर्स एक्ट एज अ एजेंट, ओनर हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव इन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, गवर्नेंस इज कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू डिजाइनिंग स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद एजेंट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट शुड एक्ट इन गुड फेथ, एजेंट ने धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर ने शेयर होल्डर के पूरे हक में काम करना है, बाकी एम्प्लॉय के लिए काम नहीं किया तो भी चलेगा, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं किया तो भी चलेगा, क्रेडिटर के लिए काम नहीं किया तो भी चलेगा, बट शेयर होल्डर का हित सोचना है। They were only focusing on shareholder and no one else जब गवर्नेंस आया था, करेक्ट? सो ही शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड शुड रिमेन फेथफुल टुवर्ड्स द गोल। उसने ईमानदारी से काम करना चाहिए, दैट इज एजेंसी थ्योरी। फिर रियलाइज हुआ, नाउ क्लियर कट है, सिर्फ जो हम गोल बोल रहे नहीं, आप हम जो बोल रहे हैं वो तो करना है, बट आपको खुद होकर हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके देना है, हमें गुड रिटर्न्स बना के देना है, अपना दिमाग लगाकर हमको ग्रो करके देना है। शेयर होल्डर दिमाग नहीं लगाएंगे, कौन दिमाग लगाएगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर गुड रिटर्न्स बनाकर देगा, किसको बनाकर देगा? शेयर होल्डर को गुड रिटर्न्स बनाकर देगा। दैट इज विच थियरी? शेयर होल्डर थियरी। विच थियरी? शेयर होल्डर थियरी। सो देखो, कॉर्पोरेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये इनकी पूरी संपत्ति है। ठीक है, अब मैक्सिमम रिटर्न्स यहां से प्रॉपर्टी से बनाकर देना पड़ेगा। मैक्सिमम रिटर्न हैज टू बी मेड बाय द सेम एंड ओनर सीक रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट व्हेन दे इन्वेस्ट। जब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मुझे कमा कर दे, तू कुछ भी कर बट मुझे कमा कर दे। अब तू तेरा दिमाग लगा, पहले मैं बता रहा था क्या करना है, अब मैं नहीं बता रहा हूं। यू हैव टू पुट योर स्किल्स, यू हैव टू पुट योर एक्सपर्टीज and I will just put money. It's my property. You take my property, make money for me, make the wealth for me, make the good return for me. ये आपका काम रहेगा। इन सेकेंड फेज में अब शेयर होल्डर का आउटलुक चेंज हो गया। शेयर होल्डर अभी डायरेक्ट इतना नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर को खुद का दिमाग लगाना है और शेयर होल्डर को गुड रिटर्न्स बनाकर देना है। दैट इज शेयर होल्डर थियरी। थर्ड आता है स्टेक होल्डर थियरी। आप सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं सोचना है, आपको सबका सोचना है। आपको कस्टमर्स का, एम्प्लॉइज का, वेंडर्स का, गवर्नमेंट का, सबको लेके चलना है। वैल्यू क्रिएशन सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं करना है, सभी के लिए करना है। दैट इज स्टेक होल्डर थियरी। देयरफॉर कंपनी इज, according to this theory, company is seen and all interest group like creditor, employee, customer, supplier, government. So corporation exists for them and not for shareholder alone. अकेला shareholder का नहीं होगा, आपको stakeholder का भी सोचना है। Stakeholder with solidarity with each other, manager responsible to mediate between different stakeholder, सबको लेके चलना है। Faithful agent for all the stakeholder and not just the stockholder. सिर्फ shareholder के लिए काम नहीं करना है, stakeholder के लिए भी काम करना है। That is basically shareholder theory. And now stewardship theory. सर स्टीवर्ड मतलब किसी और की प्रॉपर्टी जब आप अपने पास रख रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल हो कि आप सबको प्रॉपर टाइमली रिटर्न करेंगे। देखो, शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिए, कई करोड़ों दिए, अब वो कंपनी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। आपने, डायरेक्टर का काम है सबके पैसे को सही ढंग से रिटर्न करना, अटमोस्ट केयर करना, सारी प्रॉपर्टी सेल्फिश एंड्स में यूज ना करना। ठीक है, कहीं ना कहीं मैनेजर शुड मैनेज द कॉर्पोरेशन एज इफ इट इज योर ओन कॉर्पोरेशन। आपके ऊपर लाइक ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस तरह से काम करोगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल हो एंड यू आर नॉट जस्ट एजेंट बट ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ स्टीवर्ड। जैसे आपके पेरेंट्स आपके स्टीवर्ड है, पेरेंट्स आपको अच्छी लाइफ देंगे, अच्छा जिंदगी बनाकर देंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टर करेगा एंड दैट इज बेसिकली स्टीवर्डशिप थ्योरी। सो हाउ डिड गवर्नेंस इवॉल्व? पहले इट वाज जस्ट एजेंसी थ्योरी, दे आर वर्किंग एज शेयर होल्डर सेड। सेकंड देयर आर शेयर होल्डर थ्योरी, शेयर होल्डर नहीं बताएंगे, डायरेक्टर को खुद का दिमाग लगाना है। फिर आता है स्टेक होल्डर थ्योरी, सबके लिए काम करेंगे, एंड स्टीवर्ड एज अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। यार यू अंडरस्टैंडिंग है? ये सोफिया पॉसिबिलिटी आ सकता है। चैप्टर 4 का रिवीजन लिंक शेयर करूं क्या मैं आप लोग के साथ आज? चैप्टर 4 का रिवीजन लिंक शेयर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट इज, ये हो गया हाउ डिड गवर्नेंस इवॉल्व। सर गवर्नेंस हैव अ एंशिएंट कनेक्शन, कमेंट। अब इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, मॉड्यूल से एक सेंटेंस उठाएगा, बोले कमेंट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैव अ एंशिएंट कनेक्शन, कमेंट। तो अभी यार देखो, जैसे रामायण, भगवत गीता, महाभारत, ओके, एंड अर्थशास्त्र, ये सब लिख के आना आपको। गवर्नेंस हैज अ एंशिएंट कनेक्शन, कमेंट। ओके, सो ये देखो, सबसे पहले गवर्नेंस एंशिएंट किंगडम में था
एंड मॉडर्न कॉर्पोरेशन एविडेंस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड वेदास, ठीक है, ये सब जो अलग अर्थशास्त्र, ये अलग अलग इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट लिखे गए, ठीक है, वेदास में हमारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए, वहां पे गुड गवर्नेंस के थ्योरी देखी गई है। तो अगर आप देखोगे रेफरेंस लाइक महाभारत, रामायण, भगवत गीता, यहाँ पे बहुत एथिक्स की बात की गई है। तो एक राजा जो है जब एक किंगडम चलाता है, होल किंगडम चलाता है, तो बहुत एथिकल चलना पड़ेगा। सो एक राजा भी तो गुड गवर्नेंस करेगा, अपनी प्रजा चलाना, राजा को कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस करना है। सो जैसे रामायण, तो रामायण की लाइफ कैसी थी? रामायण की लाइफ वॉज लाइक, आपको समझ, एथिकल, जो बोला गया सुनना है, ठीक है, वेरी जनरल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लॉर्ड राम ने क्या किया, दो भाइयों को बोला तुम प्रजा संभालो, राजा बनो, और अपने साथ एक भाई ले गया, गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। राम जी ने लक्ष्मण जी को साथ अपने ले गए कि वहां पे रक्षा होगी, और दो भाइयों को मना करो, भाग कर आए थे कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्होंने बोला मेरा चप्पल रख दो तुम। वहां पे जो भरत था, उन्होंने बोला आपका हमें जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान के जो चप्पल होते हैं उसको एक वर्ड बोलते हैं हिंदी में, करेक्ट, वो रख देंगे हम आपकी याद में। तो उन्होंने बोला तुम किंगडम संभालो, हम यहाँ पे संभालते हैं। तो इट इज गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस यहाँ पे गुड गवर्नेंस, आप रामायण के प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने बताया कि आप एक राजा बन रहे हो तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। गुड लीडरशिप आपको दिख कर आएगा भगवत गीता में, आपको प्यूरिटी ऑफ हार्ट, ठीक है, आपको ना चैरिटी करना है, सेल्फ कंट्रोल। चैरिटी कैसे? इतने सारे गांव पांडवों ने कौरव को दे दिया हारने के बाद, रख लो, करेक्ट। सेल्फ कंट्रोल, आपको यू नो ग्रीड नहीं होना है, सैक्रिफाइसेस करना है, ठीक है, ये सब आपको लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी समझेगा। महाभारत में जब युद्ध होता है तो यहाँ पे शांति पर्व के लगभग 100 चैप्टर्स है कि राजा ने किस तरह से चलना चाहिए, ओके। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य अर्थशास्त्र, मतलब चाणक्य नीति, चाणक्य वॉज अ वेरी फेमस राइटर, जिसमें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स रिलेटेड इन्होंने बातें लिखी है। इन्होंने 4 बात बोली है, एक राजा का काम है रक्षा, वृद्धि, पालना एंड योगक्षेमा। रक्षा, विधि, पालना एंड योगक्षेमा। रक्षा इज यू शुड प्रोटेक्ट योर किंगडम, वृद्धि इज ग्रो द किंगडम, पालना इज कंप्लायंस एंड योगक्षेमा इज बेसिकली आपको यहां बोला गया बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो ये 4 ड्यूटीज आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, रक्षा, वृद्धि, पालना एंड योगक्षेमा। रक्षा इज प्रोटेक्ट द किंगडम, वृद्धि इज ग्रोथ, पालना इज कंप्लायंस एंड योगक्षेमा इज बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। अरे सब पूछेगा भाई, आप पढ़ते रहो बस, सोचो मत। आर यू गेटिंग इट? करेक्ट। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा आपने? व्हाट इज गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखा? हाउ डिड गवर्नेंस इवॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा? गवर्नेंस का रेफरेंस एंशिएंट कनेक्शन है क्या, देखा गया, रामायण में देखा गया, महाभारत में देखा गया, ठीक है। अर्थशास्त्र जो लिखा गया, इकोनॉमिक्स, उसमें जो चाणक्य नीति उन्होंने बोला गया, अलग अलग बात सीखने मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये है, इन्होंने पहली बात गवर्नेंस पर 1999 में प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू करे, फिर इन्होंने इसको रिवाइज किया था 2004 में, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया गुड गवर्नेंस का, वेदर इट इज ओईसीडी मेंबर्स और नॉन ओईसीडी गवर्नमेंट, सब फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने फैक्ट बुक्स भी प्रोवाइड किए। फैक्ट बुक्स मतलब ओईसीडी प्रिंसिपल, G20 ओईसीडी प्रिंसिपल्स में इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। लगभग ये जो है ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 5 पार्ट में डिवाइडेड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओईसीडी ने, ये जो संस्था है, इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पहली बार 1999 में गवर्नेंस प्रोवाइड किया, फिर इन्होंने 2004 में इसको रिवाइज गवर्नेंस प्रोवाइड किया। एंड ऑफ द डे इनको ना गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करना है, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स कि क्या गवर्नेंस में होना चाहिए। तो इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि हर गवर्नमेंट फॉलो कर सकता है अपने देश के अंदर क्या फॉलो होना चाहिए। उसके बाद ये गवर्नेंस को लेकर फैक्ट बुक प्रोवाइड किया गया जो सब लोग यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, प्राइवेट सेक्टर, जो अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, कि आपकी कंट्री में गवर्नेंस क्या हो रहा है, बाकी कंट्री में क्या हो रहा है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। फैक्ट बुक को हमने 5 एरिया में डिवाइड किया है, लाइक क्या मार्केट है आपका, कॉर्पोरेट लैंडस्केप क्या क्या है, ठीक है, क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है, क्या आपको राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर करना है, कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कहां प्रोवाइड करना है, फ्रीडम कहां प्रोवाइड करना है, क्या फ्रीडम प्रोवाइड करना है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, देन फ्रेमवर्क एंड लैंडस्केप। अब इनके प्रिंसिपल्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स लगभग 6 प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाओ,
आपके कंट्री में प्रॉपर लॉ होना चाहिए गवर्नेंस को लेकर। सेकंड, आपने राइट ऑफ शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना है, आपको शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लाइक ओनरशिप रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर शेयर ट्रांसफर, प्रॉपर वोटिंग, ठीक है, किसी मेंबर को बोर्ड से निकालने का अधिकार होना, ठीक है, प्रॉफिट शेयर करना, ये सारे राइट्स ऑफ शेयर होल्डर को आपको प्रोटेक्ट करना है। पहले तो आपने आपके कंट्री में प्रॉपर फ्रेमवर्क डिजाइन करना है, फिर आपके फ्रेमवर्क में शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, सबको इक्वल ट्रीट करना, जैसे एग्जांपल है, करेक्ट, ऑल शेयर होल्डर ट्रीटेड ऑफ डिफरेंट क्लास, सेम क्लास आल्सो ट्रीटेड इक्वली, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड की एग्जीक्यूटिव शुड डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स टू द मटेरियल इंटरेस्ट, सब डिस्क्लोज कर देना चाहिए, रिलेटेड पार्टी कुछ भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 6 प्रिंसिपल ऑफ ओईसीडी इज इंपॉर्टेंट, यस निखिल। उसके बाद स्टेक होल्डर का भी इनको इंडल्ज करो गवर्नेंस में, जितने स्टेक होल्डर आ जाएंगे उनके राइट्स को प्रिजर्व करो, रिकॉग्नाइज करो, स्टेक होल्डर को लेके चलो, प्लस ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये कहा पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 8, स्टेक होल्डर का पढ़ा चैप्टर नंबर 10, एंड बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी मेकिंग का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किसका रहेगा? बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सो देखो, पहले तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपकी कंट्री में गवर्नेंस को लेकर गाइडलाइंस होने चाहिए, फिर आपने राइट्स ऑफ शेयर होल्डर को सोचना है, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर का सोचना है, करेक्ट, फिर आपने करेक्ट इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है, फिर आपको स्टेक होल्डर को भी इंडल्ज करना है, स्टेक होल्डर को गवर्नेंस में इंडल्ज करना है, करेक्ट, फिर you should be what, you should have a disclosure and transparency, nothing should be hidden, सब चीज डिस्क्लोज करना है, एंड बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसाइट एंड मॉनिटर अबाउट गवर्नेंस। 6 प्रिंसिपल्स याद रखते हैं, बाकी आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला प्रॉपर गवर्नेंस फ्रेमवर्क, प्रॉपर गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट ऑफ द शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप, करेक्ट, नेक्स्ट इक्विटेबल ट्रीटमेंट, नेक्स्ट right of the stakeholder, disclosure and transparency, and it is the responsibility of the board of director to govern and monitor good governance in the company। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 की पूरी बातें हो गई हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज, हाउ डिड गवर्नेंस इवॉल्व, ओके, गवर्नेंस इवॉल्व अपने मन से लिखना है, देन गवर्नेंस इन एंशिएंट कनेक्शन क्या है, एंड उसका ओईसीडी का क्या गाइडलाइंस है, प्लस प्रिंसिपल ऑफ ओईसीडी, ओईसीडी ने क्या लाया और प्रिंसिपल्स ऑफ ओईसीडी। तो ये आपके पास टॉपिक हो गए। आई विल बी टेकिंग वन मोर चैप्टर नाउ। मुझे बताइए क्या आपको ये, मैं आज अभी 3 चैप्टर ले रहा हूँ, फिर कल 4-5 चैप्टर लूंगा, फिर परसों 4-5 चैप्टर लूंगा, क्या आपको इसका बेनिफिट हो रहा है? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, सो दैट इट हेल्प्स यू आउट। ओके, जल्दी से बताइए क्या आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, फास्टर, और हो रहा है तो लाइक बटन भी प्रेस करेंगे हाथ तो हाथ। अब मैं आ रहा हूं चैप्टर 2, चैप्टर 2, चैप्टर 2 लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। क्या होगा, पढ़ रहे हो तो थोड़ा पूछ रहे, कल भी मिलेंगे, परसों तरसों रोज 1-1 2-2 घंटा मिलेंगे, आज थोड़ा शॉर्ट लेक्चर लूंगा मैं। एंड यू हैव टू अटेंड ओनली लाइव, तो ही सेंस है, आप रिकॉर्ड देखो तो कोई मतलब नहीं, रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है। चलो चैप्टर 2 जल्दी से लाइक 200 पहुंचाओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोनी ईशा रेगुलर नोट से रेफर करना है, ये मैं मेरे रेफरेंस के लिए रखा है। इफ यू रियली फील इट टू, यू हैव टू। जब तक मैं 200 लाइक्स पहुंच रहा है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं 2 मिनट के लिए, फास्टर। आई ट्राई, अगर आप रेगुलर आ रहे हो तो मैं कुछ ना कुछ लेते जाऊंगा, चैप्टर 3 ले लूंगा, 1 ले लूंगा, कुछ Q&A ले लूंगा, केस स्टडी ले लूंगा। यू हैव टू कम डाउन, आई एम वेटिंग फॉर योर टू रीच द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट साइड मैच हो रहा हो जल्दी। चैप्टर 2 में हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इंडिया में गवर्नेंस को लेकर क्या क्या है, जैसे बैंक्स के अंदर क्या गवर्नेंस है, इंश्योरेंस को लेकर क्या गवर्नेंस है, सीपीएसई को लेकर क्या गवर्नेंस है। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स बहुत दिक्कत दे रहा है याद करने में, देखते हैं। बैलेंस शीट मैच करिए पहले,
सब मजा भी आ रहा है, वेरी गुड। हाँ उस बहाने थोड़ा पुश हो जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला है GOKS, 1 डे बिफोर क्या पढ़ना है और आगे 4-5 दिन में क्या पढ़ना है, मैंने एक वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी, कल ही डाला है, व्यू दैट वीडियो। फास्टर बैलेंस शीट टैली करिए, आई एम वेटिंग। हाँ 10 की कमी है गाइस, फास्टर। राहुल मैं अगर आप आज मैं 3 चैप्टर ले रहा हूं अभी, 1, 2, 4, अगर बहुत ये वर्थ लग रहा है आपको, मुझे मैं नीचे आफ्टर द सेशन क्या करूंगा, आपका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है सेशन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि देयर आर 30-40 कमेंट है जहां पर बच्चे जेन्युइनली बेनिफिट हो रहे हैं, सो मैं कल आकर तोड़ और मजा आएगा, मैं ऐसा ऐसा करा के दे दूंगा ना लास्ट मोमेंट तक, क्या पता एग्जाम में वो आ जाए और मजा आ जाए यार, मजा आ जाए, और बनने का मजा ही अलग है CS। सो मैं 30-40 का फीडबैक देखूंगा पहले, अगर मुझे लग रहा है वर्थ है तो मैं आपका टाइम इन्वेस्ट कराऊंगा, नहीं लग रहा है तो नहीं वर्थ दे रहा हूँ, वेरी क्लियर। सो आफ्टर द सेशन, नॉट ईयर कमेंट नहीं, ये तो नीचे ये कमेंट सेक्शन इरेज हो जाता है, नीचे जो सेशन है तो मैं टफ चैप्टर लेने को रेडी हूँ। 1, 2 बहुत बड़े हैं सर, क्या करना चाहिए, वो सब मैं करने को रेडी हूँ, मैं हेल्प करूंगा आपको डेफिनेटली। मतलब जेन्युइन कमेंट चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि लिखने के लिए, अगर मुझे वर्थ लग रहा है आपका लास्ट मोमेंट में टाइम ले रहा हूं तो इट शुड बी वर्थ। इससे मैं आज थोड़ा स्लो हो गया, कल इतना फास्ट और लंबा लेक्चर दूंगा 1.5-2 घंटा, मैं आपको फटाफट करा के दूंगा। आप पढ़ने जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, मैं करा दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, राइट? अरे एनवायरमेंट ग्रीन इनिशिएटिव ले लेंगे अपन, चल मैं कल ही ले लेता हूँ एनवायरमेंट ग्रीन इनिशिएटिव कमिटीज। चलिए 200 क्रॉस हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो अब चैप्टर 2 आप पे आते हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले आपको मुझे बताना है बेसल कमिटी, नहीं चलो स्टीवर्डशिप कोड। स्टीवर्डशिप कोड किसके लिए दिया गया इस चैप्टर के अंदर, कौन से बैंक के लिए दिया गया, इंश्योरेंस, NBFC, या किसके लिए दिया गया है? स्टीवर्डशिप कोड इज गिवन फॉर हुम, स्टीवर्डशिप कोड इज टू बी फॉलोड बाय हुम, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। अरे चैप्टर का रिवीजन लेक्चर डाला है मैंने। स्टीवर्डशिप कोड कौन से इसके लिए दिया गया? इंश्योरेंस के लिए। सो स्टीवर्ड कौन है? इंश्योरर जो है किसी और का पैसा यूज कर रहा है। सो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर का पैसा यूज कर रहा है और इन्वेस्टर से पैसा लेकर इन्वेस्टी को पैसा दे रहा है। सो आज आपके ऊपर एक स्टीवर्डशिप, एक फिड्यूशियरी कैपेसिटी है, आज आपके ऊपर एक स्टीवर्ड रोल है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों के प्रति। यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स बोथ द थिंग। फर्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टुवर्ड्स द पॉलिसी होल्डर एज वेल एज टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द पॉलिसी होल्डर एज वेल एज टुवर्ड्स द कंपनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपने सिर्फ पैसे लगा दिए वो नहीं चलेगा। अरे देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, आपसे प्रीमियम लेगा और प्रीमियम लेने के बाद आपको प्रॉमिस करेगा अगर इफ कोई लॉस हैपन विल गिव यू द मनी। बट इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा रखकर क्या करेगा, दे विल इन्वेस्ट द मनी इन सम कंपनी, like a mutual fund company, like an institutional investor, they will invest in various companies. Now if they invest in the company, understand my point of view, very clear, invest in the company, now सिर्फ पैसे लगाकर भूल गए नहीं चलेगा। अब वो कंपनी डूब गई, अब बोलेंगे हम क्या करें, कंपनी तो डूब गई हम क्या करेंगे। हाँ ऐसा बोल के नहीं चलता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनने पड़ेंगे। आपने जिस कंपनी पे बनाया है, पैसे लगाए हैं, आप वहां पर क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, आप वहां पे इंटरवेंशन करोगे, आप वहां पे वोटिंग करोगे। आपको लग रहा है आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप कोलैबोरेट करेंगे, 2-3 कंपनी मिलकर उनके ऊपर 2-3 इंश्योरर साथ आकर वहां पर बॉयकॉट करेंगे। आप वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रिलेटेड पार्टी हो सकता है, आप वो ध्यान दोगे। और आप इसके बारे में क्या आपने काम किया एज अ स्टीवर्ड, आप क्या करोगे, डिस्क्लोज, आप क्या करोगे, डिस्क्लोज। सो एज अ स्टीवर्ड, एज अ इंश्योरर आपको स्टीवर्डशिप की पॉलिसी बनानी है, एज अ इंश्योरर आपको स्टीवर्डशिप की पॉलिसी बनानी है, वेरी क्लियर। उसके बाद में ये देखो, ये मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में रखा है,
ये देखो, ये आपका चैप्टर 2 का हैंड नोट्स है। अब चैप्टर 2 के हैंड नोट्स में यहां पर मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल्स क्या है, क्या है प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप कोड क्या होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरेंस, ये दिख रहा है। सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, लेट मी ओपन द रिस्पेक्टिव पेज। यस गाइस, एंड तक लगे रहना, मेहनत करना है। यस, सो स्टीवर्डशिप के 7 प्रिंसिपल्स है। कितने प्रिंसिपल्स है? स्टार्ट। स्टीवर्डशिप कोड में इंश्योरर को 7 बातें याद में रखनी है। पहला, उनको पॉलिसी बनाना है ऑफ स्टीवर्डशिप। जैसे अगर आप कोई कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे और आप डाल दोगे आईसीआईसीआई स्टीवर्डशिप पॉलिसी, स्टीवर्डशिप पॉलिसी, तो आपको कंपनी की पॉलिसी मिलेगी वेबसाइट पर। तो पॉलिसी बनाओगे, उस पॉलिसी में क्या क्या रहेगा, वो सारी बातें रहेगी जो हमने बेसिकली यहां पर बोला है। ठीक है, स्टीवर्डशिप पॉलिसी ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये देखो स्टीवर्डशिप पॉलिसी। हर कंपनी को पहले क्या बनाना है? पॉलिसी। दे हैव टू मेक द पॉलिसी ऑफ द स्टीवर्डशिप। उसके बाद में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर देखिए, अच्छा, शुड आई कीप दिस लेक्चर ओपन? बाद में आपको रात को देखना है वापस से और एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके, या आपने, या स्टीवर्डशिप कोड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आई ऑलरेडी ने बोला। प्रिंसिपल 1, द इंश्योरर विल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी टू डिस्चार्ज द स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके पॉइंट्स कैसे याद रखते हैं मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल नंबर 2, आप क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करोगे। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जाम्पल है, अगर कोई कंपनी में आलिया भट्ट डायरेक्टर, मैं भी डायरेक्टर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एग्जाम्पल है जैसे आदित्य बिरला ग्रुप। अब आदित्य बिरला ग्रुप का क्या होता है? ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैं एक एग्जाम्पल है फास्ट, ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब ये फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज है, ये देखो, ये देखो, आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। अब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने पैसे लगा दिए इन आदित्य बिरला फाइनेंस, या पैसे लगा दिए आदित्य बिरला के पैंटलून्स में। अब कल उठकर पैंटलून्स में गलत हो रहा है, सो ये तो उनका रिलेटेड पार्टी है, सो वहां पर उनका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। एज अ पॉलिसी होल्डर का पैसा आपने पैंटलून्स में लगा दिया, आपने बेसिकली आदित्य बिरला की दूसरे कंपनी में लगा दिया, तो आपका रिलेटेड पार्टी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस है। उस केस में आप क्या करोगे, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उस केस में आप क्या करोगे? डिफाइन करना पड़ेगा। यस, आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉप 100 कंसेप्ट वन डे बिफोर भी देख सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले यू हैव टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर आपका रिलेटेड पार्टी है। उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप कैसे क्या करोगे? उसके बाद आप हर इन्वेस्टिंग कंपनी को मॉनिटर करोगे, ध्यान दोगे, सिर्फ पैसा नहीं लगाओगे, आप वहां पर पूरा ध्यान दोगे, उनके स्ट्रेटेजी, उनके परफॉर्मेंस, उनके गवर्नेंस, उनकी लीडरशिप, उनका ईएसजी, सब बातों पे ध्यान दोगे। गड़बड़ लगा तो आप इंटरवेंशन करोगे, आप उनको मीटिंग बुलाओगे। आपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 16 में कि ये जो इंश्योरेंस इज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपको समझना मेरी बात, दे आर इन्फ्लुएंसर, तो वो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, अगर वो डायरेक्टर को बुलाएंगे वो आएंगे। सो आपको क्या करना है? इंटरवेंशन। फिर भी नहीं सुन रहे हैं तो आप बाकी कंपनी के साथ क्या करोगे? कोलैबोरेट, मिली भगत, सारे लोग मिलकर बॉयकॉट करेंगे उधर। ओके, एंड आप कब कब वोटिंग करोगे? सिर्फ पैसे लगा के नहीं चलेगा, आपको वहां पे जाके वोटिंग भी तो करना पड़ेगा। सर अगर आपकी कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.5 लाख करोड़ है, सो वो कंपनी जिसमें आपका 3% एंड अबव है, आपको वोटिंग करना पड़ेगा। और अगर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.5 लाख से ज्यादा है, सो वो कंपनी जिसमें आपका 5% से ज्यादा है, आपको वहां पर वोटिंग करना कंपलसरी है। बाकी कंपनी में आप करना चाहते करिए, नहीं करा तो भी चलेगा। एंड आपने स्टीवर्डशिप के बारे में क्या किया है, इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीवर्डशिप। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल 1, आप क्या बनाओगे? पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे। प्रिंसिपल नंबर 2, आप क्या करोगे? मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बैन कर दोगे, ऑडिट कमेटी को रेफर करोगे, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ऑडिट कमेटी रिव्यू करता है। ठीक है, आप वोटिंग राइट को सेग्रीगेट करेंगे, क्लाइंटल रिलेशन अलग करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल 3, आप मॉनिटर करोगे इन्वेस्टिंग कंपनी की स्ट्रैटेजीज, परफॉर्मेंस, लीडरशिप, गवर्नेंस, ईएसजी। फिर गड़बड़ लगा तो क्या करोगे? इंटरवीन करोगे, जहां पे परफॉर्मेंस कम है,
जहां पर उनका फाइनेंशियल रिजल्ट कम आ रहा है, लॉस मेकिंग हो रहा है, फिर अगर गड़बड़ लगा तो कोलैबोरेट करेंगे। वोटिंग राइट आपके पास सबसे बड़ा पावर है। अगर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,50,000 करोड़ तक है तो वो कंपनी जिसमें 3% से ज्यादा पेड अप कैपिटल है वहां तो वोट करोगे ही करोगे। और अगर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, सो 5% से ज्यादा आप वोटिंग करोगे। आप पीरियोडिकली रिपोर्टिंग करोगे अबाउट योर स्टीवर्डशिप। सो ये आपका हो गया पहला पार्ट अबाउट द स्टीवर्डशिप कोड, जिसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, स्टीवर्डशिप मैंने आपको पढ़ा दिया। सीएसआर बाय सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये प्रॉब्लम क्या होती है, आप सीएसआर सब्जेक्ट एंड में दोगे, आपने ये लर्न नहीं किया और ये आपको ईएसजी में पूछ लेंगे। सो सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, इनका सीएसआर को लेकर क्या गाइडलाइंस है, 16-17 पॉइंट लिख के आना चाहिए एग्जाम में। आपने क्या पढ़ा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो या ना हो, आपको सीएसआर करना है। कितना सीएसआर करना है, 2% ऑफ द प्रॉफिट। शेड्यूल 7 को इधर करना है, सीएसआर पॉलिसी इधर करना है, और कंपनीज एक्ट इधर करना है, सेक्शन 135। वेरी क्लियर। सो देखो स्टीवर्डशिप कोड हो गया। अब सीएसआर बाय सीपीएसई, सीएसआर बाय सीपीएसई, यहां पर मैं बता रहा हूं सबसे पहले सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी, सबसे पहले यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सीएसआर। सबसे पहले एदर द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, देन ऑल्सो, ठीक है, बाइंडिंग, जो जो शेड्यूल 7 है, रूल्स है, वो आपको एदर करना है। डीपी गाइडलाइंस भी एदर करना है। अच्छा, अगर डीपी गाइडलाइंस कुछ अलग बोल रहा है, कंपनीज एक्ट और सीएसआर रूल्स अलग बोल रहा है, फॉलो कंपनीज एक्ट एंड सीएसआर रूल। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रिवेल क्या करेगा, एक्ट विल प्रिवेल ओवर द गाइडलाइंस। ओके, अब इसमें से देखना है, सबसे पहले आपको सीएसआर एक्टिविटी करना है, मैंडेटरी है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं भी हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं भी हो गया 135 का, आपको सीएसआर करना है। आपको सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी बनाना है, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी बनाना है। अगर पॉलिसी में कुछ एडिशनल एक्टिविटी है तो पहले पॉलिसी को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडिशनल एक्टिविटी करेंगे। आपको कितना खर्च करना है, 2% ऑफ योर प्रॉफिट। अगर आप नहीं स्पेंड कर पा रहे, गिव अ रीजन। सीएसआर एक्टिविटीज शुड बी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को भी सीएसआर करना है, सेबी, आईसीआई, आईसीएसआई, इनको भी करना है। आप कोलैबोरेट करके सीएसआर कर सकते हैं। आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपने पढ़ा ना चैप्टर 14 में, एनुअल रिपोर्ट करे, रिपोर्ट ऑन सीएसआर। ठीक है, आपको फर्दर समझ आ रहा है मेरी बात, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी बनाना है, सर्वे करना है। कोई भी प्रोजेक्ट में सीएसआर करने से पहले बेसलाइन सर्वे करो कि वो कॉलेज बनाने लायक है क्या, स्कूल बनाने लायक है क्या, हॉस्पिटल बनाने लायक है। एक होता है बेसलाइन असेसमेंट, एक होता है इंपैक्ट असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट सीएसआर करने से पहले करते हैं और इंपैक्ट असेसमेंट सीएसआर करने के बाद करते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसलाइन सर्वे करने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट हो गया तो इंपैक्ट असेसमेंट करना है। आपको की स्टेक होल्डर से सारे स्ट्रैटेजी सजेशन लेना चाहिए, लोकल एरिया आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। आपके सप्लाई चेन में भी लोग सीएसआर कर रहे कि नहीं कर रहे, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये पता है आपको, आपको याद है, ये आता है, एक होता है प्रभारी ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये याद आ रहा है क्या गाइस आपको, कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रभारी ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये सारी बातें याद आ रही है क्या? देखो सीपीएसई को क्या करना है, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं भी हो गया बट प्रॉफिट है तो सीएसआर कर रहा है। सीएसआर के लिए आपको पॉलिसी बनानी है, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी। अच्छा, कोई भी एक्टिविटी ऐड करनी है तो पहले पॉलिसी को अमेंड करना है, फिर आपको 2% एक्सपेंडिचर करना है। ओके, 2% एक्सपेंडिचर के बाद अगर आप 2% नहीं कर रहे तो उसका रीजन देना है। फिर कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको बेसलाइन असेसमेंट करना है। प्रोजेक्ट हो गया, उसका इंपैक्ट क्या रहा है, इंपैक्ट असेसमेंट करना है। आपको लोकल एरिया प्रेफर करना है, नेशनल एजेंडा के थीम के साथ मैच करना है, जो गवर्नमेंट का एजेंडा है उसे मैच करना है। आप 2-3 लोग कोलैबोरेट में जाकर सीएसआर कर सकते हैं। आपको सीएसआर की रिपोर्टिंग करनी है, सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग भी करनी है। वेरी क्लियर, ये सब करना पड़ेगा। सप्लाई चेन के अंदर भी सीएसआर चेक करना है। बट क्या आपको ये याद है अबाउट 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 दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एनुअल थीम, थेमेटिक प्रोग्राम, याद है कि नहीं याद है, बताइए कमेंट सेक्शन में, हाँ या ना बताइए। जल्दी बताइए। सोफिया मैंने एडिशनल नोट्स दिए थे, उसमें है, एडिशनल नोट्स करके अटैचमेंट दिया है पीडीएफ में। सोफिया सुल्ताना, अमेंडमेंट में भी ओईसीडी मैंने कवर किया है, अमेंडमेंट सेशन भी देखना है।
चलो, सो गाइस मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जितने भी सीपीएससीज हैं इनको सीएसआर का एक्सपेंडिचर कहां करना है, इनको सीएसआर का एक्सपेंडिचर कहां करना है, वो स्ट्रेट बात है, ये थीम बेस्ड अप्रोच, हम एक थीम डिसाइड करेंगे कि हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है या हमें, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या थीम है, क्या फोकस एरिया है, वो थीम पर ही आपको स्पेंड करना है। थीम पर 60% स्पेंडिंग करना जरूरी है, कॉमन थीम, कॉमन एजेंडा। और अथॉरिटी हमने नीति आयोग को बना दी है, नीति आयोग बताएगा क्या थीम है, कौन से साल में क्या थीम है। जैसे एग्जाम्पल है, यहां पर देखना है, कॉमन थीम ईच ईयर, हर एक ध्यान देंगे। जैसे 18-19 का थीम था एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, 18-19 का थीम था एजुकेशन एंड हेल्थ केयर थीम था, करेक्ट। सो लगभग 60% पैसा आपका थीम में जाना चाहिए। और कहां जाना चाहिए, कौन से काम में जाना चाहिए, दैट इज थीम, और कौन से एरिया में जाना चाहिए उसको हम बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं हम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। सो हमने डिस्ट्रिक्ट, हमने कुछ 100, 200, 300 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, सभी लोग वहां पर सीएसआर एट ए टाइम फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ध्यान देंगे। जैसे पुणे को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया, ठीक है, फिर सूरत को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। सो ऐसे हमने बताया कि ये काम करो, इस डिस्ट्रिक्ट में काम करो, ये काम करो, थीम, थेमेटिक प्रोग्राम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हर सीपीएससी वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट अचानक ग्रो करेगा। वेरी क्लियर, मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको थेमेटिक प्रोग्राम अथॉरिटी बताएगी, हु इज द अथॉरिटी, नीति आयोग। जैसे 18-19 का थीम था एवरी सीपीएससी हैव टू फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये ध्यान देना है। अच्छा, लगभग 60% पैसा आपका थेमेटिक प्रोग्राम पे जाना चाहिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रेफरेंस देना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना है। थीम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएगा, फिलहाल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नीति आयोग। नीति आयोग बताएगा कि आपको स्पेंड कहां करना है, ठीक है। बट कुछ भी हो जाए, कंपनीज एक्ट और रूल्स को आपको कॉन्ट्रावीन नहीं करना है। ये सब काम करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर हमने अपॉइंट किया है, ठीक है। नोडल ऑफिसर के ऊपर एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर जो अपॉइंट किया है, जो आपस में सब कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये आपका हो गया अबाउट सीएसआर बाय सीपीएसईस। दो टॉपिक खत्म। मैंने आपको स्टीवर्डशिप कोड पढ़ा दिया, मैंने आपको सीएसआर बाय सीपीएसईस पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बाय बेसल कमिटी। बेसल कमिटी वर्ड कौन से सेक्टर के लिए, बेसल कमिटी वर्ड बैंक के लिए है, नॉन बैंक के लिए है, इंश्योरेंस के लिए, किसके लिए बताइए। बेसल कमिटी वर्ड कम्स फॉर दिस। यस दीक्षिता, उनको बोला गया कि लोकल एरिया प्रेफरेंस नहीं किया। अरे हो सकता ना आपका काम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, अब वहां पे ध्यान दो, आपके लिए लोकल एरिया ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। बेसल कमिटी वर्ड इज वेरी फेमस फॉर बैंकिंग। सो बैंक्स के लिए क्या गवर्नेंस होना चाहिए, बेसल कमिटी का प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताइए, ऐसा बोला गया है। बेसल कमिटी के लिए क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। लेट मी ओपन द पेज। बेसल कमिटी ने, ठीक है, जो भी ओईसीडी ने बोला है वो बेसल कमिटी ने फॉलो किया। अब ये देखो, सबसे पहले बैंक के अंदर गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड की है। अच्छा, क्या बोर्ड में प्रॉपर कॉम्पोजिशन क्वालिफिकेशन के लोग होने चाहिए, होने चाहिए। क्या बोर्ड अपना खुद का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता है, यस, करेक्ट। और बाकी जो भी काम है वो काम कौन करेगा, सीनियर मैनेजमेंट। तो बोर्ड जो डिसाइड करेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, क्या बैंक सिर्फ अपने गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ग्रुप गवर्नेंस जो रहेगा वो भी फॉलो करना है। अगर बैंक कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज को बिलोंग कर रहा है, उस ग्रुप का गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी आपको फॉलो करना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट का काम बोर्ड का है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है और रिस्क के बारे में कम्युनिकेट करना भी इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल ऑडिट, कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए, डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी करना है, एंड कहीं ना कहीं, ठीक है, रोल ऑफ सुपरवाइजर, सीएस उनको हेल्प करेगा फॉर गुड गवर्नेंस। देयर आर 13 प्रिंसिपल्स, मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रिंसिपल नंबर 1, board overall responsibility for governance. Principle 2, board should be qualified and proper composition. Principle 3, board का अपना खुद का स्ट्रक्चर होना चाहिए, बोर्ड का काम सीनियर मैनेजमेंट करेगा। ग्रुप स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहे तो ग्रुप का गवर्नेंस आपको फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर कंप्लायंस करना है, डीडी, इंटरनल ऑडिट करवाना है जो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म चलने के लिए। कॉम्पनसेशन शुड बी व्हाट, लॉन्ग टर्म गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड सीएस विल प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर। तो ये हो गया 13 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर बाय बेसल कमिटी। अब आ रहे हैं
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बैंक, बैंक को कौन से लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, हैव यू डन दिस? बैंक को कौन से लॉ फॉलो करने पड़ते हैं? ठीक है, सबसे पहले बैंक्स के लिए जो लॉज है मैं बता रहा हूं आपको। एंड में कुछ बात इंपॉर्टेंट बोलूंगा, थोड़ा एंड में 2 मिनट रुक जाना, ठीक है। सो बैंक को कौन से लॉस फॉलो करने पड़ते हैं? ये देखिए, सबसे पहले मेजॉरिटी बैंक को लॉ फॉलो करना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लगभग सारे बैंक्स पे फॉलो करना है। एसबीआई को फॉलो करना है एसबीआई एक्ट, अदर नेशनलाइज बैंक को फॉलो करना है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980, प्राइवेट बैंक्स को कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, और लिस्टेड बैंक है तो एलओडीआर रेगुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैक्सिमम, सबसे पहले बैंक्स के लिए आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड आएगा एसबीआई विल फॉलो एसबीआई एक्ट, नेशनलाइज बैंक विल फॉलो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, लिस्टेड बैंक एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करेंगे। ये हो गया अलग अलग लॉस जो बैंक को फॉलो करना है। एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ठीक है। देखो इस चैप्टर में आपने सीएसआर बाय सीपीएसई पढ़ा, स्टीवर्डशिप कोड इंश्योरेंस का पढ़ा, बेसिल कमेटी के प्रिंसिपल्स पढ़े, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बैंक पढ़ा, मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई रिगार्डिंग गाइडेंस फॉर बैंक, बैंक का क्या, बैंक ने गवर्नेंस को ले बारे में क्या फॉलो करना चाहिए, बैंक ने आरबीआई की कौन सी बातें फॉलो करनी चाहिए, ये वाला डिस्कशन हम कर रहे हैं। ये अगर बैंक्स का गवर्नेंस आता है तो क्या क्या लर्न करोगे? ये बैंक्स के गवर्नेंस में पहला, गवर्नेंस के लोग को अपॉइंट कौन करेगा? नॉमिनेशन कमेटी। उनका मैनर प्रोसीजर क्या है? बैंक के बंदे का एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन, टेन्योर, और अदर बैंक्स को क्या कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है ना बात? ये 4 टॉपिक आप एग्जाम में लिख के आओगे। गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक, गवर्नेंस के लोग को कैसे अपॉइंट करते हैं, गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, ये सारे टॉपिक लिख कर आना है। सबसे पहले अथॉरिटी, कौन गवर्नेंस के लोग को अपॉइंट करेगा, ये दिख रहा है आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, क्राइटेरिया क्या एज चाहिए डायरेक्टर का? 35 टू 67। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएट। एक्सपीरियंस के बारे में देखो, नेशनलाइज बैंक की बात चल रही है, एक्सपीरियंस के बारे में रेफर टू एसबीआई एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980। उसके बाद कितने इयर्स के लिए अपॉइंट होंगे? 3 इयर्स, रीअपॉइंटमेंट अगेन 3 इयर्स, बट उससे ज्यादा नहीं, 6 इयर्स से ज्यादा अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 6 इयर्स। उनका कोई भी प्रोफेशनल पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड, उनके ऊपर कोई भी एडवर्स नोटिस नहीं होनी चाहिए, ना कोई बैंक लोन डिफॉल्ट कर रखा है। अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, एमपी एमएलए ऑडिटर है, सेंट्रल ऑडिटर है, आपने ऑलरेडी 6 इयर्स सर्व कर लिया है, अगर आप कोई और बैंक में कनेक्टेड है तो आप यार डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो क्या कंडीशन है? आपको डीड ऑफ कोवेनेंट देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और अगर आपके कोई भी चेंजेस है आपके डिक्लेरेशन में तो आपको फ्रेश एनेक्स्चर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टर बनना है बैंक का, डीड ऑफ कोवेनेंट नीड टू बी गिवन, डिक्लेरेशन नीड टू बी गिवन, एंड चेंज शुड बी फाइल विद फ्रेश एनेक्स्चर। तो अगर आपने डीड ऑफ कोवेनेंट नहीं दिया है, डिक्लेरेशन नहीं दिया है, या आप एक सीए डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, या आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, यू आर लाइबल अंडर एसबीआई एक्ट एंड बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। रेगुलेशन 20 सेक्शन 20 बोलता है एक सीए डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्रेडिट डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो क्लाइंट को पैसा दिला देगा या क्लाइंट को पैसा देगा, करेक्ट। और जब भी कोई सीए ज्वाइन हो रहा है उसको फुल डिक्लेरेशन देना है, और आपका 2 सालों बैंक छोड़ने के बाद 2 साल तक कोई भी काम नहीं करेंगे। हु विल अपॉइंट द बैंक डायरेक्टर? एनआरसी। एनआरसी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करना है और आपको टेन्योर डिफाइन करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब एनआरसी में 3 लोग रहेंगे एंड कोरम में कहीं ना कहीं चेयरमैन प्रेजेंट रहना चाहिए। किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या मैनर एंड प्रोसीजर है? पहला, आप उनसे डिक्लेरेशन ऑब्टेन करेंगे, आप एक मीटिंग बुलाओगे कमेटी का, डिस्कस करोगे, और फिर आप इंश्योर करोगे कि जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है वो कैलिबर है, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। ये देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बैंक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स हो गया, सीएसआर बाय सीपीएसई, स्टीवर्डशिप कोड, बेसिल कमेटी एंड मास्टर डायरेक्शन। सो गाइस, इफ यू फील कि ये जो पॉइंट है, सीए वाला पॉइंट एनबीएफसी, सीए, हाँ सॉरी, सीए वाला पॉइंट एनबीएफसी, अब ये देखो
सबसे पहले आपने चैप्टर वाइज, अगर आप कंफ्यूज आपको करना है तो चैप्टर वाइज रिवीजन देखना स्टार्ट करो. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू वॉच रिवीजन 1 डे बिफोर 2 डे बिफोर, ठीक है. बट अगर आपको कुछ टॉपिक रह गया, चैप्टर हुआ ही नहीं है, बिल्कुल आपने चैप्टर छुआ ही नहीं है, सो आप चैप्टर वाइज रिवीजन देख लोगे. मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट वीडियो में उसकी लिंक दे दी है, करेक्ट. दूसरा, आप नीचे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे. अगर मुझे जेन्युइनली लग रहा है बच्चों को 30-40 कमेंट आने के बाद कि हाँ ये फ्रूटफुल था, तो मैं कल और सॉलिड चैप्टर्स लेकर आऊंगा, कंटेंट लेकर आऊंगा और आपको पुश करूंगा. आगे का 4-5 दिन मैं आपके साथ रहूंगा. तीसरा, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दोगे, ठीक है. वीडियो एंड लाइव एंड होने के बाद 2 मिनट रुकना, वीडियो आने को टाइम लगता है 2 मिनट, और क्लिक पे लिंक करके डाल देना. चौथा, आप जरूर इंस्टाग्राम में आप मुझे टैग करोगे, जैसे आई कम टू नो कि यू आर वाचिंग द लेक्चर, क्लिक अ फोटो एंड जस्ट पुट इट सो दैट अदर स्टूडेंट आल्सो अवेयर एंड दे आल्सो वॉच इट. आखिरी मोमेंट तक लगे रहना है. आई hope you enjoyed it. Thanks a lot. All the best. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you. Bye.